अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम अजहर आसिफ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारे जो है वो हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को। काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट वीक आपने नोट किया होगा कि हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई, उसमें कुछ मसरूफियात थी। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम वीट पर बात करेंगे, गंदम पर बात करेंगे। इसके बारे में हमने पहले 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है वो ट्रेड करना चाह रहे थे पहले, जिसकी वजह जो है वो इंडिया के जो है वो वीट बैन करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड नहीं कर सके। आल्दो के पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इंडिया से ट्रेड की जाए, लेकिन इंडिया ने ट्रेड को बैन कर दिया। और उससे पहले कुछ ममालिक के साथ उनका जो है वो एग्रीमेंट हुआ था जिनमें उन्होंने उनको फुलफ़िल करना चाहा, जिसमें एक मुल्क है तुर्की यानी कि उर्दू में जिसको हम कहते हैं, उसके साथ उनका एग्रीमेंट था और उनको गंदम पहुंचाई गई, शिपमेंट की गई। लेकिन क्या हुआ कि कुछ रीजंस की वजह से तुर्की ने वो रिजेक्ट कर दी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि तुर्की ने वो क्यों रिजेक्ट की, और उसके बाद वो कंसाइनमेंट थी वो कौन सा कंडम के बाद में इजिप्ट ने उसको खरीद लिया है। तो इसमें ये सारा ही हम इस वीडियो में और इसमें हमने ये भी वीडियो बनाई थी कि जिसमें जब इंडिया ने बैन की जो है वो गंदम, तो एक्सपोर्ट करना, हाँ जी, बैन की, उस पर बैन लगाया एक्सपोर्ट करना, तो जर्मनी ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब जो तुर्की ने जो है वो रिजेक्ट की है गंदम, वो किस मुल्क ने आगे परचेज़ की है वो भी हम देखेंगे। वही गंदम जो है वो एक मुल्क ने परचेज़ की है जिसका हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि तुर्की का, जैसे हमारा और इंडिया का कश्मीर पर कॉन्फ्लिक्ट है, इसी तरीके से तुर्की का साइप्रस, नॉर्थर्न साइप्रस पर कॉन्फ्लिक्ट है विद यूनान। ठीक है, यूनान और यूनान है, इसराइल है, उसके जो भी ममालिक इर्द गिर्द हैं, ठीक है, सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। तो इसके बारे में हम आपको साइप्रस के बारे में भी कुछ मालूमात देंगे वीडियो के एंड पे। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम योर वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ इजिप्ट ने भारत का वीट परचेज कर लिया है, वो वीट जो टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि भारत का जो गेहूं है ये टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इस गेहूं पर बीमारियां लगी हुई हैं। नाउ सेम गेहूं इजिप्ट ने देखा, उनको कोई बीमारी यहाँ पर नहीं मिली। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इजिप्ट टेक्स इंडियन वीट कंसाइनमेंट दैट टर्की रिजेक्टेड। अब अपने आप में आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है, और इससे टर्की एक्सपोज भी होता है कि टर्की ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि इंडियन वीट का जो ब्रांड है इसको नुकसान हो, मगर डिमांड आज के समय इंडियन वीट की इतनी है कि टर्की के साथ में ये एक देश है इजिप्ट, इन्होंने हाथों हाथ इंडिया की कंसाइनमेंट को परचेज कर लिया है। और इतना ही नहीं है, इजिप्ट अभी ये भी चाहता है कि इन द नियर फ्यूचर ये 10 गुना ज्यादा और वीट परचेज करे फ्रॉम इंडिया। और इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि एक गुड्स फॉर वीट डील हो जाए इंडिया के साथ, क्योंकि इनकी करेंसी काफी गिर रही है। ये लोग चाहते नहीं है कि अपनी करेंसी में ये ट्रेड करें। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, टर्की ने किस तरीके से इंडियन वीट को टारगेट किया था पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट वॉर के अंडर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने विजन स्टेटमेंट साइन किया है डिफेंस इंडस्ट्री में एक कंट्री के साथ। आपको बताना है कि ये विजन स्टेटमेंट हमने किस कंट्री के साथ साइन करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर द कंट्री ऑफ इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे बता, आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि कितनी अजीब बात है अपने आप में कि टर्की ने हमारे वीट को ये कह दिया कि ये वीट खराब है, यहाँ पर बीमारियाँ लगी हुई हैं, और इजिप्ट ने सीधा सीधा ये वीट परचेज कर लिया। इंडिया इस बारे में कुछ करेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है। तो रिसेंटली हमारे देश के जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने ये बात कंफर्म करी है। ये स्टेटमेंट इनकी कुछ ही घंटों पहले आई थी। इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ बिल्कुल, एक देश है टर्की, इसने रिजेक्ट किया था हमारा वीट कंसाइनमेंट और इसको वापस भेज दिया था। हमने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि ये सब किया क्यों गया, किस बेसिस पर ये सब किया गया था। क्योंकि जो ये वीट एक्सपोर्टर था ना यहाँ पर, ये था आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के बारे में आपको पता होगा, एक बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है
ज़्यादातर आईटीसी का रेवेन्यू आता है सिगरेट बेचकर, मगर ये लोग आटा भी बेचते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा आशीर्वाद आटा आता है आईटीसी का, और इस आटे का जो व्हीट है ये भी आईटीसी खुद ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आईटीसी का एक बहुत ही बड़ा एग्रो बिजनेस भी है। तो अब जो जानकारी आ रही है उससे हमको ये पता लग रहा है कि एक्चुअली में यूरोप में सबसे पहले एक बायर था, उसने आईटीसी का व्हीट परचेज किया। अब देखो, यूरोप में उसने व्हीट लाकर रख दिया अपने पास, यूरोप में क्लियरेंस मिल गई, यूरोपियन कंट्रीज को व्हीट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई ना। काफी बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर मान लो एक बायर ने कुछ परचेज कर लिया, फिर कोई और बायर है किसी और कंट्री में, वो कहता है कि सेम कंसाइनमेंट मुझे सेल कर दो, मैं भी इसको परचेज कर लूंगा। तो जो ओरिजिनल बायर है पैसा कमाने के लिए वो कंसाइनमेंट बेच देता है। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि इनिशियली यूरोप में एक बायर था, उसने इंडिया का व्हीट परचेज किया। उसके बाद टर्की में एक बायर था, उसने कहा कि मैं ये व्हीट परचेज करना चाहता हूँ, मगर जैसे ही इंडिया का व्हीट टर्की में पहुंचा, टर्की की सरकार ने यहाँ पर बोल दिया कि नहीं, ये व्हीट आप परचेज नहीं कर सकते, दिस इज बैड व्हीट। तो जो भी प्रूफ अभी हमारे सामने आ रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि टर्की का जो निर्णय था इंडियन व्हीट को रिजेक्ट करने का, ये पॉलिटिकल या एक कॉर्पोरेट वॉर का पार्ट था। और इसलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इनको कंप्लीट फेथ है कि इंडियन व्हीट अच्छा है, और आईटीसी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, कोई लोकल कंपनी नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है, मतलब परहैप्स इवन वर्ल्ड में भी आप अगर देखोगे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये लोग गंदा गेहूँ, खराब गेहूँ ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे कि टर्की ऐसा बेसिकली करेगा भी क्यों। देखो, रीज़न टर्की के पास बहुत सारे हैं। टर्की ने आज के समय अपने आप को कम्प्लीटली अलाइन कर दिया है पाकिस्तान के साथ। ये लोग पाकिस्तान को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 370 के इशू को लेकर। रिसेंटली एर्दोगान ने यह भी कह दिया कि कश्मीर के इशू को लेकर टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, और जो भी पाकिस्तान का स्टांस है टर्की उसी स्टांस को सपोर्ट करेगा। और ये सब टर्की ने एक ऐसे टाइम में कहा था जब शहबाज शरीफ गए थे टर्की में विजिट करने के लिए, और दोनों कंट्रीज ने यह कहा कि चाहे कश्मीर हो या फिर नॉर्दर्न साइप्रस का विवाद हो, पाकिस्तान और टर्की हमेशा एक दूसरे के जो कोर इश्यूज हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि एक ऐसा टाइम जहां पर इंडियन व्हीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंडियन व्हीट के ब्रांड को ख़राब करने के लिए टर्की ऐसा कर सकता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो टर्की की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, यहाँ पर इनको इस बात का भी गुस्सा है कि इंडिया ने काफ़ी बार टर्की के जो पॉपी सीड्स हैं ये भी रिजेक्ट कर दिए थे, ये कहकर के जी ये जो पॉपी सीड्स हैं ये एक्चुअली अफगानिस्तान से आए हैं। और बीच में तो टर्की के जो पॉपी सीड्स हैं जो इंडिया में आते हैं, इंडियन मार्केट में आते हैं, उस पर इंडिया ने कैप लगा दिया था कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंडिया टर्की के पॉपी सीड्स इंपोर्ट नहीं करेगा, जबकि हम चाइना से बड़े स्केल पर पॉपी सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे एपिसोड से हमको एक लेसन ये मिलता है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसकी एक रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टर्की को, तो हमको काफ़ी बार सोचना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है टर्की को, हमारी कई कंपनीज हैं जो काम कर रही है टर्की में। इंडिया और टर्की जब ट्रेड करते हैं तो जो ट्रेड सरप्लस है ये इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। बट क्लियरली इस व्हीट वाले इशू में टर्की ने शरारत करी है। अब इजिप्ट ने अचानक से यहाँ पर मौका देखा और चुपचाप इंडिया का व्हीट परचेज कर लिया। हालांकि ये इंडिया का व्हीट इस वक्त था नहीं, ये काफ़ी हद तक यूरोप का व्हीट बन चुका था, क्योंकि इंडिया की जो कंपनी है आईटीसी, उनको पेमेंट मिल चुकी थी। ऐसा नहीं है कि आईटीसी को पेमेंट नहीं मिली, बट इजिप्ट ने यहाँ पर ये व्हीट परचेज कर लिया है। और इनके मिनिस्टर्स अभी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग 5 लाख टन व्हीट परचेज करना चाहते हैं इंडिया से। अभी जो ये शिपमेंट थी टर्की वाली, इसमें टोटल व्हीट 50,000 मेट्रिक टन के आसपास का था। तो इजिप्ट जिसकी व्हीट सप्लाई बहुत हद तक चोक हो चुकी है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये आज के समय इंडिया को देख रहे हैं एज ए सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। और इसके अंडर क्या होगा कि इजिप्ट सप्लाई करेगा इंडिया को फर्टिलाइजर, ये होगा एक व्हीट फॉर फर्टिलाइजर सौदा। ये जो सारे देश यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, ये बड़े प्रोड्यूसर हैं फर्टिलाइजर के। तो इंडिया और इजिप्ट का प्लान ये है कि हम लोग सीधा इनसे लेंगे फर्टिलाइजर और उसके बदले में दे देंगे इनको व्हीट। और हो सकता है कि फर्टिलाइजर के अलावा कुछ और कमोडिटीज भी हमको मिले इजिप्ट से। बट ईदर वे इस डील की वजह से आप देखोगे कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। बाकी मैं ये कहूँगा कि एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्यार में आकर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जुआ खेला है। अगर मान लीजिए यूक्रेन रशिया वॉर ना थमी और कुछ अगर बड़ा हो गया यहाँ पर और टर्की को व्हीट कंसाइनमेंट नहीं मिल पाई, तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी और फिर इनको इंडियन व्हीट सेकंड कंट्री से परचेज करना होगा। मतलब कि इंडियन व्हीट पहले परचेज करेगी यूरोप की कंपनी या फिर कोई और अफ्रीका की कंपनी, और उसके बाद टर्की दुगने दाम पर वो व्हीट परचेज करेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है। और साथ ही साथ मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अगर जो सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये क्वालिटी सामान है, तो अगर कोई कंट्री उसको रिजेक्ट भी करे तो जल्दी से एक और बार मिल जाएगा उसको परचेज करने वाला। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ विजन स्टेटमेंट साइन करी है। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन
जी व्यूवर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें हमने देखा कि जो तुर्की है उसने क्या किया है कि जो इंडिया ने कंसाइनमेंट भेजी थी वो ऑलमोस्ट क्या थी 56,000 टन की कंसाइनमेंट थी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और उसमें सुनने में आ रहा है कि जो तुर्की ने उसके लिए क्लेम किया है कि इस गंदम के अंदर जो रुबेला डिजीज़ के वायरस के पाए जाने के शवाहद उनको मिले हैं। मेन वजह यही है कि रुबेला डिजीज़ के वायरस की वजह से रिजेक्ट किया ना उन्होंने। जी तो अब जो रुबेला डिजीज़ के वायरस के पाए जाने की वजह से ही उन्होंने क्या है उसको कैंसिल आउट किया है। जी इरफान साहब, आप वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऐसे कंसाइनमेंट गई है वहाँ पे तो रिजेक्ट होनी चाहिए या नहीं? अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में जनाब गंदम या कोई भी चीज़ आती है ना, पहले वो टेस्ट करते हैं ना कि इसमें है क्या उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, क्या उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो तुर्की ने मेरे ख्याल से ये टेस्ट वगैरह किए हैं उधर, और उनको जो है ना वो ये रुबेला डिजीज़ जो कि मतलब रैशेस बन जाते हैं जिस्म के ऊपर ना जी, तो वो उनके अकॉर्डिंग डिटेक्ट हुई है। देखिए, हर मुल्क अपने अवाम की सोचता है, अपने कबीना की सोचता है। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि ये वायरस अगर हमारी कंट्री में मुंतकिल हो गया तो अमवात हो सकती हैं। तो हर मुल्क को अपने जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने रिजेक्ट की होगी। देखिए ठीक है इरफान साहब, आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, ठीक है कि लेकिन इसमें देखेंगे जो ITC है जो इंडियन तंबाकू कंपनी है उसमें ने क्या है कि यूरोप को गंदम सप्लाई की है, ठीक है। मतलब वही गंदम है, वही गंदम, सेम गंदम है, सेम कंट्री से जा रही है, सेम एनवायरनमेंट में वही गंदम सेम है, ठीक है। लेकिन यूरोप ने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया और वही सेम गंदम कोई कंसाइनमेंट है क्या है कि इजिप्ट ने उसको क्या कर लिया है कि उनसे ले लिए, ऑन कर लिया, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या कहेंगे? देखें, इजिप्ट ने, हमने पहले जो वीडियो बनाई थी हमने कहा था, दो बातें की थी कि मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको गंदम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी उनके पास नहीं है गंदम, ठीक है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि उनको ज़रूरत है, उन्होंने जो है ना वो गंदम खरीद ली। दूसरी हमने इसमें वजह बताई थी, वो ये थी कि जैसे कोई मुल्क है ना वो अपने जो उसके पास चीज़ें हैं वो उनके बदले में कुछ जो है ना वो ले सकता है। जैसे कि इस केस के अंदर इजिप्ट से इंडिया ने फर्टिलाइज़र लिए, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि वो उनके एग्रीमेंट होगा तो हाँ जी, फर्टिलाइज़र तो गंदम के बदले वो लिए, ये तो हमारी बात सच होगी ना पहले जो हमने एनालिसिस किया था। जी इरफान साहब, अगर इस लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में तो ये है कि जो इंडिया ने 1.5 मिलियन टन गंदम की एक्सपोर्ट करनी थी। उस एक्सपोर्ट को क्या है कि उसमें क्या है कि लोगों के ज़हनों में क्या है शुबा जमाने के लिए कि आया कि इनकी गंदम ख़राब है, तो इस वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि? हाँ जी, तो तुर्की देखें, तुर्की ने अब यूक्रेन रशिया की वार जो है हुई है, तुर्की हो सकता है ये एक पॉलिटिकल और कोल्ड वार के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं, हो सकता है तुर्की ने रशिया की साइड ली हो जी, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह है कि तुर्की पाकिस्तान का जो है वो दोस्त कंट्री है जी, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के साथ भी जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान को भी गंदम उन्होंने नहीं दी जी, ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही है, मतलब बैन किया उन्होंने। और इस लिहाज से भी हो सकता है दो एस्पेक्ट हैं, रशिया की साइड ली होगी जी, ठीक है। अब इसमें कंफर्मेशन नहीं है, ये एनालिसिस है, रिव्यू ही है ठीक है। और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का और इंडिया का कश्मीर का इशू है, और इसी तरीके से जो तुर्की है और यूनान है उनका साइप्रस पे इशू है जी। और ये साइप्रस दो हिस्सों पे डिवाइड है, जिसमें एक नॉर्थर्न साइप्रस है और एक साउथर्न है। और नॉर्थ के ऊपर जो है वो यूनान का जो है वो यूनान उस पर क्लेम करता है, यानी यूनान कहता है कि साइप्रस सारा उसका है, साउथ भी और नॉर्थ भी, और तुर्की कहता है कि वो उसका है ठीक है। ये एक कन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में भी जो है वो तुर्की ने बयान दिया है। वो बयान ये है कि तुर्की ने कहा है कि जो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड है या नॉर्थर्न साइप्रस को लेकर पाकिस्तान की जो भी बात है, तुर्की उसके साथ खड़ा है। तो इसके अंदर जो नॉर्थर्न साइप्रस है उसके कुछ फैक्ट्स हमने जो है वो इकट्ठा किए हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जी इरफान साहब, जो नॉर्थर्न साइप्रस है या साइप्रस जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर क्या 50% यूनान का कब्जा, 50% तुर्की उसको क्लेम करता है, उसका जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, जो कि यूनानी ज़बान के लफ्ज़ काइप्रस से निकला, जिसका मतलब है हिडन। और ये कहा जाता है हिडन इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है, समुंदर के अंदर छुपा हुआ एक जजीरा था, जिसकी वजह से क्या है इसको क्या हिडन
कहा जाता है, जजीरा में छुपा हुआ एक जजीरा कहा जाता है। और इसकी जो आपके पास इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर में से एक ये भी है कि इसके पूरा जो साइप्रस है इसके अंदर 340 दिन कहा जाता है कि धूप निकलती है। हाँ, मतलब 365 दिन में से 340 दिन धूप ही रहती है। धूप ही रहती है। हाँ। इस वजह से इसको आइलैंड ऑफ सन भी कहा जाता है। हाँ। तो इसके साथ इरफान साहब अक्सर में बात ये है कि अब जो तुर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान का सब्सटेंस होगा कश्मीर को लेकर और नॉर्थन साइप्रस को लेकर, एक्चुअली नॉर्थन साइप्रस का इशू है क्या? अब देखें, जैसे जनाब हमारा कश्मीर है इंडिया के साथ, ठीक है, और तुर्की का कश्मीर है नॉर्थन साइप्रस का इशू, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है ना, मतलब सेम इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है उनका तुर्की का और यूनान का। जैसे हम कह सकते हैं कि अब जो आधा कश्मीर हमारे पास है, आधा इंडिया के पास, आधा इंडिया के पास। हम कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं सारा कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा है वो सारा कश्मीर, ठीक है, डेफिनेटली हमारा है। तो इसके अंदर जनाब जो तुर्की उस सारे पर क्लेम इसलिए करता है कि आपको पता होगा व्यूअर्स के बहुत लंबे अरसे तक खिलाफत उस्मानिया रही है, ठीक है, जिसको ओटमन अम्पायर कहते हैं। 1571 से लेकर जो है 1878 तक ये अरूज रहा है ओटमन अम्पायर का, ठीक है। और इसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसकी वजह इन 300 साल में कि सारे साइप्रस पे हाँ, तुर्की का कब्जा, तुर्की ने अपनी हुकूमत कायम की, ठीक है, तुर्की यानी कि ओटमन अम्पायर, ठीक है, उस खिलाफत उस्मानिया, ठीक है उनकी। तो इस वजह से देखें, तुर्की एक्चुअली खिलाफत उस्मानिया का ही नतीजा है, मतलब उनके जो है वो जिन्होंने 1924 में शायद खिलाफत उस्मानिया तोड़ी थी जी, ठीक है, अब मेरे नाम जहन में नहीं है। तो यानी तुर्की उसी का पार्ट है। तो तुर्की कहता है जी वो असल में बैकग्राउंड तुर्की के ओटमन अम्पायर ही है, ठीक है, खिलाफत उस्मानिया है। तो खिलाफत उस्मानिया पर जिसका कब्जा होगा तो वो तुर्की का उस पर क्लेम होगा। तो इस वजह से खिलाफत उस्मानिया के दरमियान 300 साल तक ऑलमोस्ट, जैसे कि आपने हाँ जी 300 साल तक खिलाफत उस्मानिया, इसलिए तुर्की क्लेम करता है ना कि वो हमारा हिस्सा है जी, ठीक है। और जो यूनान है, अब हम अगर यूनान का फासला देखें इससे साइप्रस से और तुर्की का देखें साइप्रस से, तो तुर्की का सिर्फ 80 किलोमीटर का है, ठीक। और जो यूनान है वो 800 किलोमीटर दूर है, वो तो बहुत ज़्यादा है। और वो देखे कहाँ से आगे कब्जा कर रहा है, ठीक है, क्लेम कर रहा है। और इसराइल जो है वो 100 किलोमीटर दूर है इससे। इसराइल तो मेरे ख्याल में इसी वजह से अपना क्या कहते हैं बीच में टांग लड़ाने वाली बात ही है कि जब इसराइल को तो ये है कि जब तुर्की ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, उनको तो ये है कि हमारी जो क्या है खुद मुख्तारी वो खतरे में ना पड़ जाए, ठीक है। और दीगर जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, उनको ये है कि यहाँ पे जो कहा जाता है कि साइप्रस के नीचे कुदरती वसाइल से ये माला माल है, यहाँ पे गैस है, तेल है, और वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह भी तुर्की कर रहे हैं। अगर वहाँ से वो सारा कब्जा तुर्की कर लेता है तो पूरी दुनिया को ये है कि आने वाले दिनों में तुर्की जो है पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको क्या टफ टाइम देगा। इस वजह से क्या है वो इशू को क्या है तुर्की के हक में कभी भी हल करना ही नहीं चाहते। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि इन दोनों का जो है ना वो नॉर्थ और साउथ का कैपिटल एक ही है, जिसको हम निकोसिया कहते हैं, ठीक है। तो निकोसिया एक इसकी तकरीबन 2 लाख आबादी है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा इसमें जो है ना वो सिटी है, इसलिए मतलब इसको हम हार्ट ऑफ कब्रस भी कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि हार्ट ऑफ साइप्रस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे मदर साहब और डियर व्यूअर्स के, जिसके हमने आपको बताया साइप्रस के हवाले से। आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।